नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड के जरिए हम अलग अलग फंड में निवेश करते हैं। इसी में से एक इंस्ट्रूमेंट है फंड ऑफ फंड्स यानी एफओएफ, जिसके जरिए हम एक साथ कई कैटेगरी में निवेश करते हैं, लेकिन ये निवेश इक्विटी और बॉन्ड से सीधे तौर पर नहीं होता। तो कैसे होते हैं ये फंड्स ऑफ फंड्स, इनमें निवेश कैसे होता है, फंड ऑफ फंड में निवेश कितना फायदेमंद है, किसको करना चाहिए निवेश, इन तमाम बारीकियों पर चलने वाली है चर्चा। और साथ ही साथ फंड ऑफ फंड्स में टैक्स कैसे लगता है, खासतौर पर बजट में बदलाव के बाद टैक्सेशन में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल हमारे साथ, उनका शो में करते हैं स्वागत। पंकज जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज। और फंड ऑफ फंड्स पर चर्चा करने वाले हैं। फंड की कई अलग अलग कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक फंड ऑफ फंड्स भी है। सर, पहले जरा समझाइए, फंड ऑफ फंड्स जैसा कि नाम कह रहा है, फंड ऑफ फंड्स मतलब फंड्स में निवेश करने वाले फंड, क्या है ये? स्वाति जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नाम से मालूम चलता है फंड ऑफ फंड्स, यानी कि कई फंड का एक फंड। तो अब ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, फंड ऑफ फंड्स, वो एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अंडरलाइंग फंड्स जो है वो इक्विटी फंड्स भी हो सकते हैं, डेट फंड्स भी हो सकते हैं। और एक फंड ऑफ फंड वो हो सकता है कि वो एक ही फंड हाउस के, यानी कि जिस फंड हाउस का वो फंड है वो अपने ही एएमसी के फंड्स में इन्वेस्ट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करे, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक फंड के जरिए आपको मल्टीपल फंड्स का बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो एक फंड के जरिए ही मल्टीपल फंड का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब एक फंड के अंदर ही एक अलग अलग फंड्स और अलग अलग कैटेगरीज का संसार है। सर, इस कैटेगरी का मकसद जरा समझाएंगे, आखिरकार ये कैटेगरी क्यों बनी? फंड ऑफ फंड्स लाने के पीछे एक मकसद क्या रहा है, क्या है इस कैटेगरी के मायने? देखिए, एक वजह तो यह है कि कुछ कैटेगरीज में ये शायद संभव भी नहीं होता कि आपको यदि निवेश करना है म्यूचुअल फंड में तो बिना फंड ऑफ फंड्स के आप कर पाते। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं गोल्ड फंड की, तो गोल्ड ईटीएफ ये एक प्रोडक्ट है जो गोल्ड ईटीएफ प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब आपको क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और ऐसी कोई चॉइस थी नहीं, तो गोल्ड फंड ऑफ फंड के जरिए आप गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ के जरिए अल्टीमेटली आप फिजिकल गोल्ड का बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो इसी तरह से गोल्ड फंड ऑफ फंड की बात कीजिए या सिल्वर फंड ऑफ फंड की बात हो, इसी तरह से इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स, क्योंकि अब तो खैर बहुत सी स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी नेस्डेक में लिस्टेड हैं, इंडियन स्कीम्स, तो ऐसा भी संभव है। अदरवाइज होता यह है कि इंडिया में एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड इंटरनेशनल ईटीएफ या इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल फंड का आपको चाहिए एक्सपोजर, तो फंड ऑफ फंड्स के जरिए पॉसिबल है। एक दूसरी वजह यह भी है क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके लिए भी कि किसी निवेशक को मान लीजिए 4-5 थीम में इन्वेस्ट करना है लेकिन मालूम नहीं है कहां पे करना है, तो आपने एक ऐसा थीमेटिक फंड ऑफ फंड ले लिया जिसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में मल्टीपल थीम्स हैं। तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन यस, ये नहीं कहूंगा कि हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इसके लिए जगह हो सकती है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में एक फंड ऑफ फंड की जगह हो सकती है। ये भी जानेंगे किन निवेशकों के लिए, कैसे मकसद के लिए आप फंड ऑफ फंड्स जैसे इस फंड को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने गोल्ड फंड ऑफ फंड की तो बात की ही। मुझे जरा बताइए, कितने तरह के फंड ऑफ फंड होते हैं पंकज जी, और क्या इनका अलग अलग उनकी ज़रूरतें और उनके वैल्यू एडिशन क्या है किसी एक कैटेगरी में? जैसे शुरुआत मल्टी एसेट से करते हैं, क्योंकि मल्टी एसेट अपने आप में एक समावेश है इक्विटी, डेट, गोल्ड का, अलग अलग एसेट क्लास का। क्या मल्टी एसेट के भी फंड ऑफ फंड है और ये कैसे काम करते हैं? बिल्कुल हो सकता है। और देखिए यहाँ पर क्योंकि आपने अच्छा उदाहरण लिया, तो दोनों में कैसे अंतर हो सकता है। यदि मैं बात करूं एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो मल्टी एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है उसमें एक मैंडेट है कि मिनिमम 3 एसेट क्लासेस और मिनिमम 10% एलोकेशन इन ईच कैटेगरी, इन ईच एसेट क्लास। तो यदि वहां पर इक्विटी, डेट और गोल्ड है तो मिनिमम 10% एलोकेशन हर एसेट क्लास में होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि किसी वक्त पर ऐसा लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए
या डेट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मल्टी असेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 10% एलोकेशन हर असेट क्लास का है। बट वहीं यदि आप बात करें एक असेट एलोकेटर की, असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, तो आप देखेंगे जितने भी असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स हैं उनका निवेश भी इक्विटी, डेट और गोल्ड में है। बट क्योंकि यहां पर कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम एक सर्टेन परसेंटेज हर एसेट क्लास में रखना है, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए यदि आपको ये चाहिए कि हाँ मुझे तीनों एसेट क्लास का फायदा भी चाहिए, लेकिन ये चॉइस फंड मैनेजर के पास हो कि किसी वक्त पर यदि कोई एसेट क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे पूरी तरह निकला जा सके, तो ये सुविधा यहां पर मिल जाती है। तो इसके लिए यहां पर मैं कहूंगा कि अपने आप में मल्टी एसेट एलोकेशन एक कैटेगरी है, और एसेट एलोकेटर या मल्टी एसेट एलोकेशन अगर फंड ऑफ फंड की बात करें तो वो अपने आप में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कब एक निवेशक को मल्टी एसेट एलोकेटर फंड लेना चाहिए या फिर कब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड लेना चाहिए, इसकी पहचान पंकज जी कैसे की जाए? क्या ये आसान है समझना किसी एक पोर्टफोलियो के लिए, एक निवेशक के लिए? देखिए आसान तो नहीं होता स्वाति जी। सबसे पहली बात यह है कि एक रिटेल निवेशक को या फिर ऐसा निवेशक जिसको लिमिटेड नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये बेसिकली, और लार्ज एंड मिड कैप, ये डाइवर्सिफाइड फंड्स की कैटेगरीज हैं। लेकिन क्योंकि एक टाइम के बाद में निवेशक को काफी समझ हो जाती है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में थोड़ी सी और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जिसका फायदा मिल सके, तो ऐसे में फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे फंड ऑफ फंड की हम बात करें। पर यहां पर भी फंड ऑफ फंड्स में ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी, आपने जैसे एग्जांपल दिया अभी मल्टी एसेट एलोकेशन का, यहां पर मल्टी एसेट एलोकेशन जो एक्टिव फंड्स हैं वो एक कैटेगरी है, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन में आपके पास चॉइस है फंड ऑफ फंड की, और ये पैसिव, यूजुअली पैसिव फंड्स हैं। तो यहां पर आप देखिए यदि आपने कैटेगरी क्रिएट कर दी फंड ऑफ फंड मल्टी एसेट एलोकेशन, तो अंडरलाइंग एसेट में आपके पास में वहां पर जो फंड्स हैं वो यानी कि चाहे हम डेट फंड की बात करें, गोल्ड की बात करें, इक्विटी की बात करें, वो पैसिव फंड्स होंगे, इंडेक्स फंड्स होंगे। तो आपको इंडेक्स फंड्स का फायदा मिल रहा है इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का एक सिंगल फंड के जरिए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात कब करना चाहिए, देखिए यदि मैं बात करूं एक इक्विटी फंड, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे अधिक है, तो वो तब जाके आपके इक्विटी टैक्सेशन के लिए एलिजिबल होता है। बट अदरवाइज वहां लिमिटेशन हो जाती है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेट में या गोल्ड में, लेकिन आपको पता है कि मुझे टैक्सेशन डिफरेंटली लगेगा, तो मल्टी एसेट एलोकेशन पर जो टैक्स के नियम हैं वो भी एक कारण होता है इस तरह के फंड्स में निवेश करने का। ओके, तो एक टैक्सेशन जो बदलाव हुआ है आफ्टर बजट, तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो फंड ऑफ फंड से ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं सर, मतलब जिनका अंडरलाइंग ऐसे जो डेट है, या हम कह सकते हैं जिसमें डेट का एलोकेशन ज़्यादा है, उस पर लगेगा डेट टैक्सेशन ऐसे फंड ऑफ फंड्स पर। और जिनका एक्विटी, इंटरनेशनल एक्विटी, गोल्ड हो गया, सिल्वर ETF में ज़्यादा एलोकेशन है, उन पर किस तरीके का जो टैक्सेशन है वो प्रभावित होता है सर? देखिए अगर टैक्स की बात करें तो बड़ा सिंपल है समझने के लिए। यदि कोई ऐसा फंड जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है, तो वो क्वालिफाई हो जाता है इक्विटी टैक्सेशन के लिए। मैं फंड ऑफ फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, फंड ऑफ फंड्स पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि कोई भी फंड ऐसा है जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% है, उससे अधिक है। दूसरी बात, ऐसा फंड जहां पर डेट एलोकेशन मिनिमम 65% है, तो वो आपका डेट या नॉन इक्विटी में आ जाता है, यानी कि वहां पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जैसी कोई बात नहीं है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आपके स्लैब्स हैं उसके हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो यदि फंड ऑफ फंड की भी बात करूं, तो ऐसा फंड ऑफ फंड जिसके अंडरलाइंग असेट में मिनिमम 65% एलोकेशन डेट का होगा, तो वहां पर भी आपको ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मतलब उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड है। अब क्योंकि भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड जो स्कीम है, यहां पर अंडरलाइंग असेट आपका बॉन्ड है और 100% एलोकेशन आपका बॉन्ड में ही हो रहा है, तो यहां पर तो आपको
ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन हो। सिंपल आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। बट उसके अलावा चाहे हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन की, एसेट एलोकेटर की, या फिर किसी भी इक्विटी फंड ऑफ फंड की, इंटरनेशनल फंड की, तो यहां पर क्योंकि डेट एलोकेशन 65% नहीं है और क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी नहीं है, तो ये जो बदलाव हुआ है इस बार बजट में, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको मिलता है बेनिफिट कि 2 साल तक होल्ड करने के बाद यदि आप यूनिट्स को बेचते हैं तो क्वालिफाई हो जाती हैं यूनिट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, और फिर आपको 12.50% के हिसाब से टैक्स लगता है। और 2 साल या उससे कम की अवधि में बेचते हैं तब वो स्लैब रेट पर होता है। तो इसके लिए ये थोड़ा बजट के बाद और भी अट्रैक्टिव हो गई ये कैटेगरी। सिर्फ मैंने जैसे कहा कि एक ऐसा फंड जहां पर अंडरलाइंग असेट सिर्फ और सिर्फ डेट हो 65% से ऊपर हो, तब आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अदरवाइज चाहे इंटरनेशनल फंड हो, गोल्ड फंड हो, सिल्वर फंड हो, या फिर इक्विटी फंड ऑफ फंड्स हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, इन सब में आपको देखना है कि 2 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% के रेट से पे करना है। जो आपके इक्विटी पे एप्लीकेबल होता है वही रेट यहां पर हो जाता है। सिर्फ बस अंतर यह है कि 2 साल का होल्डिंग पीरियड यहां पर आपका लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई करेगा। ओके, तो फंड ऑफ फंड पर टैक्सेशन का फंडा हमने समझा पंकज जी आपसे। इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है। हमें मालूम है कि इंटरनेशनल कंपनियों के फंड्स में हम निवेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड के क्या फ़ायदे हैं? और जैसे बीच में बहुत सारे जो फंड्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल फंड्स में जो पैसे हैं या निवेश है वो लेना बंद कर दिया था। क्या ये जो रूल था वो इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड पे भी अप्लाई हुआ या अभी भी अप्लाइड है? ये ज़रा क्लियर कीजिए सर। देखिए, ये भी बहुत अच्छा मतलब आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब आप डायरेक्टली फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर लिमिटेशन थी, नहीं ले रहे थे, अभी भी बहुत सारे फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्योंकि ईटीएफ पर ये लागू नहीं होता। अब यदि कोई फंड ऑफ फंड्स है जो कि ईटीएफ में निवेश कर रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, उसके जरिए निवेश किया जा सकता है। तो ऐसी जरूरत के हिसाब से भी एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि आप मान लीजिए नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप नेस्डेक 100 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये भी चॉइस है। उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड, जो कि अपने आप में नेस्डेक में लिस्टेड है, और वहीं यहां पर एग्जांपल दें, उदाहरण के तौर पर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक फंड ऑफ फंड जो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो अब देखेंगे यहां पर कि आपके पास चॉइस है। बट अगर मैं बात करूं ऐसे फंड की, ऐसे इंटरनेशनल फंड की जो कि मल्टीपल कंट्रीज के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे भी फंड्स हैं जो कि ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबल फंड ऑफ फंड। यानी कि एक फंड में आप निवेश कीजिए, उसके जरिए आपको यूएस, चाइना, ब्राजील, मल्टीपल कंट्रीज के इंटरनेशनल फंड का फायदा मिल सकता है। तो इंटरनेशनल फंड्स में दो बातें यहां पे इंपॉर्टेंट, एक जैसा आपने कहा कि जहां पर लिमिट थी वहां पर भी हम फंड ऑफ फंड्स के जरिए निवेश कर पा रहे हैं, कर पा रहे थे। और दूसरी बात, एक फंड के जरिए मल्टीपल कंट्रीज के इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर लिया जा सकता है। ओके सर, अब इसको भी जरा क्लियर करना जरूरी है। ईटीएफ बेस्ड जो फंड ऑफ फंड्स हैं, क्या ये कुछ अलग है? इसको क्या अलग से समझने की जरूरत है जो ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स हैं, और वो कैसे निवेश करते हैं? नहीं, देखिए, अलग से एक फंड ऑफ फंड जो होता है वो या तो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, मल्टीपल म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या फिर किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। एक ईटीएफ में मल्टीपल ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकता है एक फंड ऑफ फंड्स। अब यदि मान लीजिए कि किसी फंड हाउस ने एक इंडेक्स फंड लॉन्च नहीं किया है, बल्कि वो एक ईटीएफ लॉन्च किया है, और उस ईटीएफ के जरिए वो फंड ऑफ फंड लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको एक्सपोजर मिल सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करूं मैं कि भारत 22 ईटीएफ फंड ऑफ फंड, तो अपने आप में एक इंडेक्स फंड नहीं है, लेकिन क्योंकि निफ्टी का एक ईटीएफ है मान लीजिए कोई, और उस ईटीएफ के जरिए आप चाहते हैं कि वो निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर क्योंकि वो बहुत ज्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, शेयर्स बाय नहीं करते हैं, तो एक फंड के लिए उन्हें क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो ऐसे में उनके लिए सुविधा हो जाती है कि वो एक ईटीएफ फंड ऑफ फंड के जरिए एक्सपोजर पा सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है
कि आपको सिर्फ ईटीएफ में निवेश करना है या फिर म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन हाँ, ये एएमसीज अपने हिसाब से लॉन्च करते हैं कि उन्हें अगर निवेशकों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एक्सपोजर देना है और वो अपने फंड हाउस में ये सुविधा लाना चाहते हैं, तो वो क्या फंड ऑफ फंड्स यानी कि जो फंड ईटीएफ में निवेश करे वो लेके आए, या फिर कई फंड हाउसेस ऐसा भी करते हैं कि उनका ईटीएफ भी होता है और उसी इंडेक्स का उनके पास में एक फंड भी होता है। ओके सर, चलिए एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी पंकज जी से चर्चा जारी रहेगी। फंड ऑफ फंड्स के फायदे, क्या पॉसिबल इसके जोखिम हो सकते से जुड़े हुए, कैसे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, पोर्टफोलियो में कितना रखे फंड ऑफ फंड का एक्सपोजर, इस पर भी रहेगी चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। तो आज चल रही है फंड ऑफ फंड्स पर चर्चा, कुछ इसकी बारीकियां समझ रहे हैं। पंकज मटपाल हमारे साथ है, वो हमें बता रहे हैं क्या है फंड ऑफ फंड्स के फायदे। हालांकि गोल्ड फंड ऑफ फंड की चर्चा आपने शुरुआत में की थी सर, पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आकर्षक माना जाता है, उसमें भी गोल्ड फंड ऑफ फंड, थोड़े इसकी खासियत बताएंगे सर, गोल्ड या सिल्वर जो फंड ऑफ फंड्स है उसकी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास तीन चॉइस हैं। या तो आप गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड फंड ऑफ फंड में, आप सिल्वर फंड ऑफ फंड में भी कर सकते हैं, और अब तो चॉइस है कि गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। एक तो पहले तरीका था पुराना ट्रेडिशनल कि आप फिजिकल गोल्ड बाय करते थे, उसकी लिमिटेशंस थी, अब भी बाय करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और उसके बाद आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर निवेशक के पास डीमैट अकाउंट नहीं हो ऐसा हो सकता है, और ऐसे में स्पेशली आपको एक फंड लेना है, उसके लिए आप ईटीएफ, उसके लिए आप डीमैट खोलेंगे, वो भी जरूरी नहीं है। तो एक गोल्ड फंड ऑफ फंड के जरिए आप गोल्ड ईटीएफ का एक्सपोजर पा सकते हैं। तो एक तो कारण ये है। दूसरा एक कारण ये भी है, आपको एसआईपी करनी है। तो गोल्ड ईटीएफ में हर बार आपको नया परचेज करना पड़ेगा, कोई यूनिट्स परचेज करनी पड़ेंगी। लेकिन आप गोल्ड फंड ऑफ फंड के जरिए एसआईपी कर सकते हैं, और एसआईपी के जरिए आप हर महीने गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए कई बार बहुत सारे कारण होते हैं, अब वो किस निवेशक के लिए सुटेबल होंगे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन गोल्ड फंड ऑफ फंड, क्योंकि आप गोल्ड में एसआईपी करना चाहेंगे और उसके लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड बेहतरीन चॉइस है। ओके तो अब गोल्ड जो फंड ऑफ फंड्स है जिसकी हम बात करें सर, अगर उसके पॉइंटेडली हम फायदों को समझें, क्योंकि फंड्स हैं, जो एक्टिव फंड्स हैं उसकी बात होती है, पैसिव फंड्स की बात होती है, फंड ऑफ फंड्स के फायदे एज कंपेयर टू बाकी जो ये वैरायटीज हैं क्या है? देखिए बहुत सारे फायदे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि फायदा ना भी हो बट आपकी जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको एक सिंगल ब्रांड का कोई प्रोडक्ट बाय करना हो तो आप उस ब्रांड स्टोर में जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर मल्टीपल ब्रांड्स बाय करने हो तो आप एक मॉल में जा सकते हैं, मॉल में आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाएंगे एक जगह पर। तो ऐसा ही आप उदाहरण के तौर पर आपको अलग अलग फंड्स बाय करने हैं अलग अलग फंड हाउस के, तो और आप छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो या तो आप क्योंकि पैसा भी कम है तो कैसे करेंगे बहुत सारे फंड हाउसेस का में इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में उदाहरण के तौर पर एक फंड ऑफ फंड है, चलिए मैं बात बहुत सारे हैं वैसे तो, मैं खैर एग्जांपल लेता हूं आईसीआईसीआई इंडिया इक्विटी फंड की। अब इंडिया इक्विटी फंड क्या करता है कि मल्टीपल फंड हाउसेस के, मतलब अपने फंड हाउस के भी फंड्स में इन्वेस्ट करता है और दूसरे फंड हाउसेस के भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए आपने एक ही फंड बाय कर लिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया इक्विटी फंड। एक फंड के जरिए आपको मल्टीपल फंड हाउसेस के फंड्स का बेनिफिट मिल रहा है। इक्विटी फंड्स ही हैं पर मल्टीपल फंड हाउसेस की फिलॉसफी, मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज वो आपको एक ही फंड में मिल रही है। तो एक कारण हो सकता है कि आपको मल्टीपल चीजों का फायदा एक फंड में लेना है, एक ये हो गया। दूसरा फायदा टैक्स एडवांटेज, क्योंकि यदि आप मान लीजिए डेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पोर्टफोलियो में डेट भी रखना है इक्विटी भी रखनी है। अब इक्विटी के पोर्शन पे तो आपको डेफिनेटली इक्विटी टैक्सेशन जो है वो अच्छा ही माना जाता है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। लेकिन यदि हम डेट की यूनिट्स बाय कर रहे हैं वहां पर हमें स्लैब रेट पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो हमने एक फंड ऑफ फंड ले लिया जहां पर इक्विटी भी है डेट भी है, और मान लीजिए पैसिव स्कीम है, उसके जरिए हमें टैक्स एडवांटेज मिल गया, ये भी कारण हो सकता है।
उसके अलावा हम बात कर रहे हैं जैसे कि गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, इंटरनेशनल फंड, जहां पर हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर सकें डायरेक्टली, तो वहां पर भी फंड ऑफ फंड के जरिए ही आपको निवेश करना पड़ता है। फिर एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया कि आपको ग्लोबल एडवांटेज, आपको मल्टीपल कंट्रीज के इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 4-5 फंड लेंगे, तो आपने एक फंड ले लिया, उस फंड के जरिए आपको मल्टीपल कंट्रीज का एक्सपोजर मिल गया, ये भी कारण हो सकता है। तो ऐसे निवेशक जो डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश कर चुके हैं और अब वो अपने एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स को ऐड कर रहे हैं, ऐसे थीमेटिक के साथ साथ उन्होंने एक मल्टीपल एक ऐसा फंड ऑफ फंड भी ले लिया। स्वाति जी, एक बात और ऐड करूंगा, हम क्योंकि बात आई थीमेटिक फंड की, अब ऐसा कई बार मालूम नहीं चलता कि मुझे कौन सी थीम लेनी चाहिए, पर मुझे पता है कि थीमेटिक फंड ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकते हैं एक टाइम पर। तो फंड ऑफ फंड में ऐसी चॉइस भी है आपके पास कि थीमेटिक फंड ऑफ फंड, यानी कि एक थीमेटिक फंड ले रहे हैं, उसमें आपकी 4-5 थीम्स इंक्लूडेड हैं और टाइम टाइम पर फंड मैनेजर्स उसमें बदलाव भी कर रहे हैं। तो आपको एक थीमेटिक फंड ऑफ फंड के जरिए मल्टीपल थीमेटिक फंड का एडवांटेज मिल रहा है। तो कई बार ऐसी जरूरतें होती हैं कि इनके जरिए आपको ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है और वैरायटी मिल जाती है। ओके सर, क्या पॉसिबल लिमिटेशंस हो सकती है किसी फंड ऑफ फंड्स की सर? देखिए, लिमिटेशन में अगेन क्योंकि अंडरलाइंग फंड्स है, वो आपको देखना है कि कौन से फंड्स हैं उसके जरिए। अब ऐसा तो नहीं कि कोई फंड हाउस अपने मल्टीपल फंड्स को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है या फिर हो सकता है कि वो जो फंड्स इंक्लूडेड हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि एक्सपेंस को लेकर, हालांकि रेगुलेटेड है, बट ये बताना बहुत जरूरी है कि यदि आप एक फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अंडरलाइंग फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी है, और ऊपर से क्योंकि एक ये रैपर है, फंड ऑफ फंड है, तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन मैं बात क्लियर कर दूं, थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन रेगुलेटेड है। यदि हम देखें कि इक्विटी फंड में एक लिमिट है कि 2.25% से ऊपर एक्सपेंस रेशियो नहीं जा सकता, तो ये बात तो तय है कि फंड ऑफ फंड में भी वो एक्सपेंस रेशियो 2.25 के ऊपर नहीं होगा। बट अगर मैं इसके समझू इंडिविजुअली कि उसके अंडर में 4 फंड्स हैं और उन चारों फंड का जो अपना एक्सपेंस रेशियो काफी कम था, बट यहां पर क्योंकि फंड ऑफ फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ा तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ गया, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है उन फंड्स के मुकाबले। बट फिर अगेन बात आती है कि आपको कितनी समझ है मार्केट की। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे कौन सी थीम में करना है, आपको नहीं पता कि कौन कौन सी कंट्रीज में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसे में फिर ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका खर्च हो सकता है, पर आपको जो एक्सपोजर है वो प्रोफेशनली एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है मल्टीपल असेट क्लासेस में, मल्टीपल कंट्रीज में। तो इसके लिए ये चीज बेनिफिशियल हो सकती है। बट जैसा आपने पूछा और मैंने कहा कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है, इसका एक फर्क पड़ सकता है। और दूसरी बात, उसके पोर्टफोलियो में जो अंडरलाइंग फंड्स हैं उनमें से अगर 5 फंड्स हैं तो हो सकता है 3 अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, 2 नहीं कर रहे हो, तो ये लिमिटेशन हो सकती है। बिल्कुल सर। और आखिरी सवाल आपसे यही होगा सर, एक निवेशक फंड ऑफ फंड को अपने पोर्टफोलियो में कैसे शामिल करे, या कैसे तरीके के निवेशकों के लिए फंड ऑफ फंड अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, ऐसे निवेशक जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं है तो मैं अगेन रिपीट करूंगा, मेरी बात को एम्फेसाइज करूंगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहिए, वो अच्छा है। लेकिन ऐसे निवेशक जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि कौन से सेक्टर्स बाय करने हैं, कौन सी थीम बाय करनी है समय समय पर वो चाहते हैं कि कोर पोर्टफोलियो के साथ साथ थोड़ा सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट उनका डाइवर्सिफाइड फंड के साथ होना चाहिए, तो ऐसे निवेशकों के लिए फंड ऑफ फंड्स काफी यूजफुल हो सकते हैं। क्योंकि फंड ऑफ फंड्स के जरिए आपको मल्टीपल सेक्टर्स का, मल्टीपल थीम्स का एक्सपोजर मिल जाता है। और ऐसे ही मान लीजिए आपने यूएस इंटरनेशनल फंड में तो इन्वेस्ट कर लिया, पर हम कई बार देखते हैं कि चाइना फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं था उसके अंदर। तो ऐसे में अगर आपने एक थीमेटिक फंड लिया हुआ है जो कि मल्टीपल कंट्रीज के इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो इसका एक्सपोजर आपको मिल सकता है। तो सीधी सी बात है, जैसा मैंने कहा कि यदि आपको नॉलेज बहुत ही कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर फिर भी आप चाहते हैं कि इसका बेनिफिट लें, तो फंड ऑफ फंड्स में बहुत सारी वैरायटीज हैं। और आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि फंड ऑफ फंड एक, ये तो खैर ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, उसके अंदर आपको क्या लेना है, इंटरनेशनल लेना है, थीमेटिक फंड ऑफ फंड लेना है, इक्विटी फंड ऑफ फंड लेना है, मल्टी असेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड कंसिडर करना है,
उसको देखते हैं और आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसके हिसाब से आप डेफिनेटली एक या दो फंड ऑफ फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आज हमने समझा फंड ऑफ फंड का फंडा, बहुत ही डिटेल में अच्छे से आसान भाषा में पंकज जी आपने हमें समझाया, हमारे दर्शकों को बताया। बहुत धन्यवाद आपका करते हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।